हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम यहाँ करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6th हम जो यहाँ करेंगे हिंदी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हिंदी के अंतर्गत हमारे समक्ष टॉपिक आया है देवनागरी लिपि। देखा जाए तो जो बच्चे बीए में पढ़ते हैं उनके लिए देवनागरी लिपि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो बच्चे इसको अच्छे से कर लेंगे उनको 10 मार्क्स बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए अगर हम यहाँ पर देवनागरी लिपि की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इसको आपको अच्छे से समझना है और इस पर विचार करना है। चलिए देखते हैं देवनागरी लिपि में क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक देवनागरी लिपि, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारे समक्ष यहाँ क्वेश्चन आया है कि देवनागरी लिपि के दोषों का उल्लेख करें। यही भी क्वेश्चन हो सकता है कि देवनागरी लिपि में पाए जाने वाले दोषों को सुधारने का उपाय लिखिए। हम देवनागरी लिपि में जो दोष है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं और उसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो देवनागरी लिपि में भी कुछ दोष है, इसे हम जो है नकार नहीं सकते। मनुष्य की बनाई हुई कोई भी वस्तु पुण्य नहीं कही जा सकती, क्योंकि बहुत से खामियां होते हैं। देखा जाए तो साइंस में भी बहुत से ऐसे खोज हुए हैं जिसको हम पहले ही बनाते हुए इसको परिपूर्ण नहीं माने। इसके उदाहरण के तौर पर आप मेंडलेव के पीरियोडिक टेबल भी ले सकते हो कि जिसमें बहुत साइंटिस्ट ने बहुत से अपने विचारधारा रखे। किसी ने जो है 59 जो है एलिमेंट बताए, किसी ने 70 एलिमेंट बताए और किसी ने कुछ एलिमेंट बताए। सबकी अपनी अपनी विचारधारा थी, लेकिन बाद में एनालाइज करके मेंडलेव के जो न्यू रूल रेगुलेशन बनाई गई उसमें 118 एलिमेंट का जो है स्थान दिया गया, और ये भी बताया गया कि भविष्य में खोज की जा सकती है, जो सही है। तो मनुष्य के रिसर्च जो होते हैं पहले स्टार्टिंग पॉइंट से होते हैं और धीरे धीरे ये अपना रूप धारण करते हैं। तो यहाँ पर देवनागरी लिपि में भी कुछ ऐसे ही मिला है कि मनुष्य की बनाई हुई कोई भी वस्तु पुण्य नहीं कही जा सकती। अंततः किसी लिपि का दोष रहित होना अनहोनी बात मानी जाएगी। कैसा तो कोई लिपि नहीं जिसमें दोष ही न हो, और दोष न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने देवनागरी लिपि में कुछ दोष गिनवाए हैं, और ये दोष 2 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। पहला तो ये बताया गया है कि भाषा के स्वाभाविक विकास के कारण आने वाले दोष, यानी भाषा के स्वाभाविक विकास के कारण आने वाले दोष। और दूसरा बोला गया है कि प्रारंभ से विद्यमान दोष, जो शुरू से ही विद्यमान है, जिसको हम नहीं हटा सकते। जैसे देखिए, पहले प्रकार के दोष उच्चारण या प्रांतीय बोलचाल में परिवर्तन लाने या विकास होने पर होते हैं। जैसे ऋषि शब्द का उच्चारण में ऋषि के स्थान पर हम री बोला जाता है, ऋषि। देखिए हम ऋषि शब्द आपको नजर आ रहा है, और इसमें देखिए हम री भी बोल सकते हैं। और इसी प्रकार बहुत से स्थानों पर श को श या ख बोला जाता है। तो ये भी एक तरह का दोष है कि हम एक शब्द को श को लिए षटकोण वाला श है, और ये देखा जाए तो सलगम वाला श है। तो दोनों में बोला जाता है। विद्वानों का मानना है कि जिस प्रकार देवनागरी लिपि में ऋषि यानी बड़ी ऋषि को श दोरी निकाल दी गई है, इसी प्रकार श्री को श को भी निकाल देना चाहिए। जैसे आपको शब्द नजर आ ही रहा होगा, तो इसमें नीचे भी मात्रा लगा दी जाती है जो श को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें इसको भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं समय के साथ बदलाव होना काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये ज़रूरी भी है। चलिए दूसरे प्रकार के दोषों को यहाँ पर हम एनालाइज करके देखें
कि देवनागरी लिपि में और कौन कौन से दोष हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं। देखा जाए तो पहली यही बात आती है कि ध्वनि दो प्रकार की होती है। ध्वनि जो होती है दो प्रकार की होती है, जबकि देवनागरी में एक ही प्रकार का वर्ण या अक्षर ध्वनि को व्यक्त करता है। जैसे व ध्वनि के लिए अंग्रेजी में हम वी और डब्लू दो ध्वनि अक्षर पर देवनागरी में एक ही है। देखा जाए तो आप इसको दोष कह लें या इसे गुण कह लें, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि ध्वनि के लिए यहाँ पर व ध्वनि जो है अंग्रेजी से हम कंपेयर करें तो वी और डब्लू का उपयोग किया जाता है और इसका उच्चारण होता है व, और देवनागरी लिपि में सिर्फ एक ही है व, तो ये भी एक दोष हो सकता है। अगर हम दूसरी बात पर चर्चा करें तो ये बात साफ करता है कि देवनागरी लिपि में कुछ वर्णों या अक्षरों के दोहरे रूप प्रचलित है, जैसे अ, प्र, न, ए, भ, झ आदि। यानी देवनागरी में कुछ वर्ण जो है अक्षरों के दोहरे रूप प्रचलित है, तो ये प्रचलित काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे प्र, न को ए। हमारे मतानुसार यदि ये दोनों रूप चलते रहें तो इसमें कोई दोष नहीं है। कंप्यूटर में दोनों ही तरह के वर्ण मौजूद हैं, तो देखा जाए कंप्यूटर को विकास करके हमने दोनों तरह के वर्णों का उपयोग कर लिए हैं, लेकिन ये एक तरह की खामियां हैं जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। और इन दोषों का दूर करना देखा जाए तो समय पे चल रही है, और हो सकता है आने वाले समय में इसका जो है दोष दूर कर दिया जाए। उसके पश्चात आता है कि देवनागरी लिपि में ख और रब लिखने से भ्रम सा उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए ख, और ख में देखिए एक र भी है और व भी है, और इससे मतलब रब बन गया, तो इसमें भ्रम भी उत्पन्न हो जाती है कई जगहों पे। परंतु यह दोष भी उचित नहीं है, क्योंकि ख के ऊपर एक सिरा रेखा खींची जाती है, जबकि र और ब में सिरा रेखा अलग अलग होती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। ख में देखिए सिरा रेखा खींची जाती है, जबकि र और ब में कोई सिरा रेखा नहीं है, सिंपल है। परंतु कंप्यूटर द्वारा मुद्रित अक्षरों में इसका अंतर सिरा रेखों द्वारा नहीं पहचाना जा सकता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण दोष हो सकती है कंप्यूटर के अंतर्गत। अतुल इस अवस्था में दोनों वर्णों में उपस्थित थोड़ी दूरी से ख अथवा र में भी अंतर स्पष्ट हो जाता है। कई जगह मैंने भी बच्चों को गलतियां देखा है कि वो र जो होते हैं व उसको ख बना देते हैं, क्योंकि जब तक इसका मुंह इससे साथ नहीं मिलेगा तब तक जो है ख में नहीं माना जाएगा, और यही इसकी सबसे बड़ी जो है दोष है। देवनागरी लिपि में एक दोष यह भी माना जाता है कि इसमें न, र, म, ल की महाप्राण ध्वनि नहीं है। यानी न, र, म, ल जो है एक महाप्राण ध्वनि नहीं है, किंतु इस दोष का परिहार स्वयं ही हो जाता है। लेकिन तब होता है जब ध्वनि के साथ ह अक्षरों का संयोजन कर दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हो न, म, र, ल आदि। तो इसके यहाँ पर ये काफ़ी यहाँ पर जो है दोष मानी जा सकती है कि ऐसे चीज़ों को जो है कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता है, और ये महत्वपूर्ण है। देवनागरी लिपि में एक दोष माना जाता है, देखा जाए तो एक दोष ये भी माना जाता है कि देवनागरी लिपि में छोटी ई और बड़ी ई की मात्राओं को भी वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। ये बहुत बड़ी खामियां हैं कि देवनागरी लिपि में छोटी ई और बड़ी ई की मात्राओं को भी वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। जैसे मिलन, किस्म आदि में ई की मात्रा वर्ण से पहले लगती है, और मील, स्त्री, श्री में बड़ी ई की मात्रा बाद में लगती है। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा जो है बड़ी ई की मात्रा ही हो, किंतु ई की मात्रा को कुछ छोटा कर दिया जाए। जैसे गुरुमुखी लिपि में अ की मात्रा होती है,
किंतु देवनागरी लिपि में यह व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम ई की मात्राओं में फंस जाते हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ा दोष हो सकता है। और अगली बात करें र, देखा जाए तो र व्यंजन की मात्राओं को लेकर भी कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ विद्वान क्रम, कर्म, राष्ट्र आदि को लेकर परेशानी दिखाई देती है, और ये बच्चे भी गलत करते हैं। वो कर्म कैसे लिखते हैं? कर्म लिख लेते हैं। कर्म को वो लोग इस प्रकार लिखते हैं और क्रम को करम। तो इसमें भ्रमित होना स्वाभाविक बन जाता है, क्योंकि ये भी एक तरह से भ्रम उत्पन्न करता है। किंतु र की मात्रा का प्रयोग उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान देने से आसानी से समझ में आ सकता है, क्योंकि र को स्वर के आधार पर ही विविध रूपों में प्रयोग होता है। तो ये सारे कहीं ना कहीं दोष के रूप में देखे जा सकते हैं। उसके पश्चात देखें तो देवनागरी लिपि में अन्य स्वरों की मात्राओं को भी दोष माना जाता है, कि देवनागरी लिपि में अन्य दोषों को भी माना जा सकता है यदि यह हम भाषा प्रवृत्ति प्रचलनगत स्वभाव की स्वाभाविक प्रक्रिया पर थोड़ा सा ध्यान दें और उच्चारण को शुद्ध रखें, तो इस स्वरों की मात्राओं को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन देखा जाए तो हमें अपने ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें तो बच्चों को सिखाना है। तो इस पे बच्चों को ये बात बताना पड़ेगा कि हम कोई भी उच्चारण करें तो सिस्टमैटिक और शुद्धता के साथ करें, क्योंकि देवनागरी लिपि में अन्य स्वरों की मात्रा को भी दोष माना जाता है। हम भाषा प्रवृत्ति और प्रचलनगत स्वभाव की स्वाभाविकता प्रक्रिया पर थोड़ा सा ध्यान दें और उच्चारण को शुद्ध रखें, तो इन स्वरों की मात्राओं को समझने में काफ़ी कठिनाई नहीं होगी। देखा जाए तो देवनागरी लिपि में वर्णों की संयुक्त करने की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। देवनागरी लिपि में वर्णों की संयुक्त करने की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। कुछ लोग इकट्ठा लिखते हैं, जो कुछ इकट्ठा, ठीक है, तो कुछ इकट्ठा लिखते हैं। देखा जाए तो इसी प्रकार क, ट, ड, ढ और क देखिए इस प्रकार ट के नीचे ट, ड के नीचे ड, तो दोनों प्रकार में लिखे जाते हैं। तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने 1998 में, देखा जाए तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने 1989 में लिपि में सुधार के जो उपाय सुलझाए उनमें ट, ड और क लिखने की सलाह भी दे दी गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है। देखा जाए तो हम अगर दोषों की बात करें तो सीधा रेखा संबंधी नियमों का न पालन करने पर कई वर्ण कुछ जो है हो जाती हैं। यानी वर्ण का उपयोग न करने पर कई वर्ण जो है कुछ हो जाते हैं, जैसे ध, घ, भ, म आदि। किंतु वर्णमाला को अच्छी तरह समझ लेने से इस दोष में आसानी से बचा जा सकता है। बच्चों में ये भ्रम रहता है हमेशा कि वो ध कैसे लिखे, घ कैसे लिखे और छ कैसे लिखे, क्योंकि तीनों का जो है एक ही जैसा होता है, सिर्फ इसमें कुछ बातों का फ़र्क होता है जो आप भली भांति समझते हो। तो ये भ्रम को दूर अगर तभी किया जा सकता है, इन दोष को दूर किया जा सकता है तब जब हम जो है आसानी से उसको समझें और इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करें। कहते हैं चंद्र बिंदु और अनुस्वर को चिन्ह का उपयोग भी मनमाने रूप में लिया किया जा सकता है। तो ये भी बात महत्वपूर्ण है कि चंद्र बिंदु और अनुस्वार के चिन्ह का प्रयोग भी मनमाने रूप से किया जा रहा है। अब देखिए कोई व्यक्ति जो हंस और हंस का ही उदाहरण ले, दोनों अलग अलग वर्ड होती है और सभी व्यक्ति जो है इसको अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो ये लोग मनमाना ढंग अपना रहे हैं जो गलत है। आप देख सकते हो कोई बिंदी लगाता है, कोई चंद्र बिंदु लगा रहा है, ये गलत है। लेकिन देखा जाए तो हंसी को कहते हैं, जबकि हंस एक पक्षी होता है। अब दोनों में बहुत अंतर हो गया। हंस जो है हंसी को कहते हैं और हंस एक पक्षी का नाम है। और यह गलती उच्चारण के नियमों को न समझने के कारण होती है। जिस अक्षर में आधे न का प्रयोग किया जाता हो उसमें अनुस्वार का चिन्ह लगाया जा सकता है, जैसे नंद, पंत।
अब देखिए नंद और पंत को हम बिंदी लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे नंद पंत लिखा जा सकता है। अगर आप आधा नॉन नहीं लगा रहे हो तो आप बिंदी लगा के भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, किंतु यहाँ अनुस्वर को एक वर्ण गिना जाता है। जैसे प्रांत में 3 वर्ण गिने जाएंगी और भारतीय डाक तार विभाग अब दूरसंचार विभाग हिंदी तारों में पंत के 3 वर्ण मानेंगे। और देखा जाए तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि एनसीईआरटी की नई पुस्तकों में अब चिन्हों का प्रयोग बंद करके जो है हम आ का बिंदु लगा का प्रयोग शुरू कर दिए हैं, यानी चंद्र बिंदु अब न लगा के एनसीईआरटी बुकों में जो है बिंदी लगाने का उपयोग किया गया है। किंतु बहुत से लोग इनमें पंजाब के प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र भी शामिल हैं। कहते हैं चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करना अपनी शान समझते हैं। तो अब चंद्र बिंदु का स्थान जो है ख़त्म होती जा रही है, जो कि बहुत से दैनिक समाचारों ने भी और एनसीईआरटी ने भी ऐसा कदम उठाया है और ये बदलाव का सबसे बड़ा रूप देखा जा सकता है। देवनागरी लिपि में विद्यमान छत्र त्र ज्ञ मूल्य ध्वनि नहीं है, छत्र त्र ज्ञ मूल्य ध्वनि नहीं है और इनकी संरचना अन्य ध्वनियों को मेल से संबंधित होती है, जैसे क्र श, यानी क श से बना है छत्र, त प्लस र त्र, ज प्लस अ ज्ञ। अब कुछ विद्वानों इन्हें त्यागने की सिफारिश करते हैं, किंतु वर्षों से लोग इन वर्णों का उपयोग कर रहे हैं और कभी किसी को कठिनाई नहीं आई है, तो इसलिए हम ये जो हिंदी से वर्ड को नहीं हटा सकते। कहते जो सदियों से चली आ रही है हम इसको नहीं हटा सकते और ये परिपूर्ण शब्द है। मुद्रण अंकन में भी हो सकते हैं, देवनागरी लिपि में भी दोष दिखाई दे, किंतु समय बीतने के साथ साथ एवं कंप्यूटर के आ जाने पर इनमें काफ़ी सुधार किए गए हैं और किए जा रहे हैं। तो ये देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर दोष बनते हैं। कहते देवनागरी में जो दोष थी उसको सुधार के इसको और भी महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आएगा, देवनागरी लिपियों को दोषों को दूर करने के लिए हम कौन कौन से जो है उपाय कर सकते हैं। ये तो हमने दोष का एनालाइज किया, अब इसके जो है इसको दूर करने का हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं जिससे हम जो गलतियां हुई है उसको सुधार सकते हैं। या क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि देवनागरी लिपि में सुधार लाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखेगा, बने रहे आप तिरपान सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर दूसरे बच्चों का केयर है और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। और आप स्वयं समझदार हो कि व्हाट्सएप स्टेटस पर सभी बच्चे जो है स्टेटस जरूर देखते हैं और इसको लगाने में आपको कोई तरह की हिचकिच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर तिरपान सेंटर के लिए कुछ कीजिएगा तो आपके तिरपान सेंटर हमेशा अग्रसर रहेगा और ये महत्वपूर्ण है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपके मोबाइल के स्टोरेज भरेगा नहीं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि कहते हैं शिक्षा पर आधारित कोई भी चीज़ जो है रखने से कोई नुकसान नहीं होती है, फ़ायदा में बदल जाता है और आपके एजुकेशन के लिए तिरपान सेंटर हमेशा अग्रसर है और यहाँ पर 6th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के सारे वीडियो मिलते हैं। तो ये ना सोचिए कि हमारा यहीं पर जो है साथ था, हम आगे और भी करते रहेंगे, जैसे सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान सेंटर को सब्सक्राइब कर अपने मोबाइल में सेव कीजिए।